इस घटनाक्रम के बाद जिसमें हमने देखा कि कैसे मूल निवासी धीरे धीरे धकेले जा रहे थे, अगला हमारा विषय है मूल निवासियों का अपनी भूमि से वंचित होना। कैसे वे वंचित कर दिए गए, इसकी पृष्ठभूमि मैंने आपको बताई। यहाँ पर यह बताना मुनासिब होगा कि जब यूरोपियन आते थे तो वे अपनी बड़ी बड़ी बस्तियां बनाते थे, अपनी बस्तियां, और जो वहाँ के जो मूल निवासी थे उनको उन बस्तियों से खदेड़ देते थे। और मूल निवासी बेचारे सीधे साधे, यूरोपियनों ने मूल निवासियों से ज़बरदस्ती हस्ताक्षर भी करवाया, ज़मीन अपने नाम भी करवा ली और बिक्री पर जबरन सहमति भी करवा ली। यद्यपि कोई ऐसी वास्तविक खरीदी बिक्री नहीं हुई थी, उसके बावजूद यूरोपियनों द्वारा गलत व्यवहार किया गया, गलत तरीके अपनाए गए और मूल निवासियों से जबरन करते हुए, ज़बरदस्ती करते हुए उनसे खरीदी बिक्री के सेल डीड जिसको बोलते हैं, उस पर हस्ताक्षर करके ज़मीनें अपने नाम कर ली। और ऐसा करके उन्होंने क्या किया, मूल निवासियों को वो जगहें छोड़ने के लिए विवश किया। ये तो हुई बस्तियों की बात। इसके साथ ही आपको मालूम है कि कैसे यूरोप से आए हुए किसान यहाँ बड़ी बड़ी भूमि के मालिक बनना चाहते थे, उसका स्वामित्व लेना चाहते थे। क्यों? क्योंकि ऐसे बड़ी भूमि के स्वामित्व की आदत उनकी यूरोप में थी। और ऐसा करते समय भी उन्होंने वहाँ के मूल निवासियों को धक्का दिया, भूमि छोड़ने पे विवश किया और कई बार थोड़ा बहुत पैसे का लालच भी दे देते थे और ऐसा करते हुए ज़मीन हड़प लेते थे। तो मूल निवासियों को ऐसा करते हुए धीरे 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 खदेड़ा जाने लगा। यहाँ पर एक बात महत्वपूर्ण है जानने की कि जो क्षेत्रीय अधिकारी थे, सरकारी अधिकारी थे, ये लोग भी मूल निवासियों के इस खदेड़े जाने से एक तरीके से खुश ही थे, क्योंकि उनकी नज़र में भी ये लोग एक मूल निवासी असभ्य थे। उनकी उसके प्रति कोई सहानुभूति नहीं थी। मूल निवासियों का खदेड़ा जाना इन अधिकारियों को किसी भी तरीके से प्रभावित नहीं कर रहा था। ये लोग जो यूरोपियन आ रहे थे उनकी बेदखली को, उनके दखल देने को, उसको भी अनुचित नहीं मानते थे। तो सरकारी वरदहस्त भी इन यूरोपियनों को मिला, जिसके परिणाम स्वरूप मूल निवासियों का खदेड़े जाने की प्रक्रिया सुगम थी। जॉर्जिया में एक कबीला है, चिरोकी कबीला था। क्या कबीला? चिरोकी, जॉर्जिया। ये कबीलेवासी अंग्रेजी सीखना चाहते थे और साथ ही अमेरिकन जीवन शैली को भी ग्रहण करने में आगे थे। सामान्यतया मूल निवासी किसी भी तरह के एडवांसमेंट के खिलाफ थे। यदि खिलाफ नहीं तो कम से कम एडवांसमेंट से उनका कोई उसमें रुचि नहीं थी। लेकिन जॉर्जिया के चिरोकी जो ट्राइब है, ये कबीले के लोग अंग्रेजी भी सीखना चाहते थे, साथ ही साथ ये लोग आधुनिक जीवन शैली भी अपनाना चाहते थे, जो अब तक अमेरिकन जीवन शैली कहलाने लगी। सरकारी अधिकारियों का कहना था कि मूल निवासियों के चिरोकी कबीले वालों के राज्य का संपूर्ण कानून मानना होगा। क्या कहना था? इनका कहना था कि जो चिरोकी वासी हैं वो मूल निवासियों के चिरोकी कबीले वालों के नियमों को मानना होगा, लेकिन किसी भी प्रकार का नागरिक अधिकार उन्हें नहीं मिलेगा। एक तरीके से इनके साथ एक सौतेला व्यवहार होता है। चिरोकियों पर हुए सौतेले व्यवहार को लेकर उनका विरोध भी हुआ। वैसे ही वे लोग पढ़ने लिखने की इच्छा रखते थे, आगे बढ़ने की इच्छा रखते थे, लेकिन सरकारी महकमा उनको इस बात के लिए प्रेरित नहीं कर रहा था। और इस प्रकार चिरोकियों को बार बार ये लग रहा था कि हमारे साथ उचित व्यवहार नहीं हो रहा है।
उनका दबाव भी समाज पे, सरकार पे बढ़ता गया। समय के साथ साथ मामला कोर्ट में भी पहुंचा। 1832 में चिरोकी कबीले को लेकर एक महत्वपूर्ण निर्णय संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यायाधीश ने दिया। मैं पुनः दोहरा दूं, 1832 को चिरोकी कबीले से संबंधित मामले को लेकर संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यायाधीश ने एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला सुनाया और उसमें कहा कि चिरोकी समुदाय एक विशिष्ट समुदाय है, एक विशिष्ट समुदाय है और इसमें जॉर्जिया का कानून लागू नहीं होगा। यानी पूर्व में जो सरकारी महकमा जो प्रयास कर रहा था कि यहाँ पे दूसरे कानून लागू होंगे और इस प्रकार चिरोकी लोगों को अंग्रेजी से, चिरोकी लोगों को आधुनिक बनने से जो वंचित किया जा रहा था, इस बहाने माननीय न्यायाधीश ने स्पष्ट कह दिया कि चिरोकी एक विशिष्ट समुदाय है और विशिष्ट समुदाय होने के नाते जॉर्जिया का कानून जहां वो लोग रहते थे वो उन पर लागू नहीं होगा। इनका अपना संविधान है, इनकी अपनी कानूनी प्रक्रिया है, परंपराएं हैं और कुछ मामलों में तो ये प्रभुता संपन्न हैं, यानी पूर्ण रूपेण स्वतंत्र हैं। इस जजमेंट की तुरंत प्रतिक्रिया हुई। ये जजमेंट, न्यायाधीश का ये निर्णय तुरंत प्रतिक्रिया देता है और अमेरिका के राष्ट्रपति एंड्रू जैक्सन वे न्यायाधीश के इस फैसले को रद्द करते हैं, उसे उचित नहीं मानते। और परिणाम क्या होता है? पहला, न्यायाधीश के फैसले को राष्ट्रपति के द्वारा रद्द किया जाना। दूसरा कदम, चिरोकियों को उनके मूल स्थान से खदेड़ने के कार्य शुरू होता है अमेरिकी सेना द्वारा। अमेरिकी सेना द्वारा चिरोकियों को खदेड़ने का काम शुरू होता है और कहाँ तक खदेड़ा जाता है? मरुभूमि तक। मरुभूमि कहाँ है? आपको याद होगा, पश्चिम के क्षेत्र में नवाडा मरुभूमि। ये एक बहुत लंबा पैच है, यहाँ तक इनको खदेड़ा जाता है उनकी भूमि से। और ऐसा खदेड़ते हुए हम ये कह सकते हैं कि अमेरिका अपना स्वयं का विस्तार करता है। इस प्रक्रिया में, खदेड़ने की प्रक्रिया में 15,000 चिरोकियों को खदेड़ा गया, उन्हें अपनी ज़मीन छोड़ने से मजबूर किया गया और लगभग 1/4 लोग मारे भी गए, मौत के शिकार भी हुए। ये घटना बहुत अहम घटना है अमेरिका के विस्तार की कहानी में। अब जहाँ तक ये मूल निवासी थे, वहाँ के ज़मीन का प्रयोग तो करते थे नहीं, उन्हें प्रयोग करना भी नहीं आता था, क्योंकि उनको तो उतनी ही खेती से मतलब था जितना से उनको ज़रूरत थी और इसलिए उन्हें असभ्य भी कहा जाता था। इसके साथ इन लोगों को अंग्रेजी नहीं आती थी, ये लोग कपड़ा लत्ता भी नहीं पहनते थे और इसलिए यूरोपीय उन्हें केवल मर खप जाने के लिए रखते थे कि मर खप जाएं। ये शब्द आपकी पुस्तक में दिया हुआ है, मर खप जाने का उद्देश्य था यूरोपियनों का, क्योंकि यूरोपियनों की दृष्टि में और अब तो अमेरिका में विभिन्न पदों पर रहने वालों की दृष्टि में ये लोग असभ्य थे। तो इस प्रकार संयुक्त राज्य अमेरिका के क्षेत्र का, भौगोलिक क्षेत्र का फिर विस्तार होता है चिरोकियों को हटाने से। जॉर्जिया क्षेत्र पूरी तरह अमेरिका के, संयुक्त राज्य अमेरिका के क्षेत्र में आ जाता है। प्रेरीज का जो मैदान है, ये देखिए प्रेरीज का मैदान, ये प्रेरीज के मैदानों को साफ किया गया, वहाँ जो चरागाह थे उन्हें साफ किया गया। जंगली भैंसें जो वहाँ भारी मात्रा में थी, बायसन, उनका शिकार किया गया और खूब शिकार किया गया। बायसन का जिक्र मूल निवासियों के संदर्भ में पहले आया है, जब ये बताया गया था कि वे लोग उतना ही बायसन मारते थे जितने की उनको ज़रूरत थी। ज़रूरत किस बात की? अपनी पेट की भूख मिटाने के लिए, बस। अतिरिक्त शिकार नहीं करते थे, शिकार का शौक नहीं पाले थे। लेकिन यहाँ अब
यूरोपियनों ने अपनी बसाहट को बढ़ाने के लिए, संयुक्त राज्य अमेरिका का विस्तार करने के लिए उन्होंने मैदान को समतल कर दिया, साफ कर दिया प्रेरीज का, और जो वहाँ हजारों लाखों की संख्या में जो जंगली भैंसें थी उनका शिकार किया, उनको मारा। एक फ्रांसीसी लेखक जो है तत्कालीन, उसने लिखा है कि आदिम जानवरों के साथ साथ आदिम मनुष्य भी लुप्त होने की कगार पे आ गए। मूल निवासियों को पश्चिम में धकेलने का लगातार प्रयास किया जाता रहा। मूल निवासियों को पश्चिम में धकेलने का लगातार प्रयास किया जाता रहा। ये एक फ्रांसीसी यात्री जो वहाँ बस गया था उसकी टिप्पणी है। तो इस प्रकार क्षेत्र कैसे बढ़ाया जा रहा है, क्षेत्रफल कैसे बढ़ाया जा रहा है, इसके विभिन्न नमूने आप देख रहे हैं। अब ये जो मूल निवासी थे, धकेले जा रहे थे और एक तरीके से लुप्त प्राय हो रहे थे, तो यूरोपियनों की बस्तियों का विस्तार हो रहा था, और यदि उनको विस्तार के दौरान ये पता चलता था कि ज़मीन में सीसा, सोना, तेल है, तो उन ज़मीनों से भी इन लोगों को बेदखल किया जाने लगा। यानी भौतिक संसाधन की उपलब्धता ने भी इन मूल निवासियों को अपनी जगह से खदेड़ दिया। जहाँ जहाँ ये सामान, ये खनिज उत्पादन दिख रहा था, वहाँ वहाँ से मूल निवासियों को यूरोपियनों ने खदेड़ा और वो क्षेत्र भी अपने क्षेत्र में मिला लिया। रिजर्वेशन के तहत आने वाली जो ज़मीनें थीं वो नियम भी खत्म कर दिया गया, जिसमें मूल निवासियों के लिए कुछ ज़मीनें आरक्षित थीं, आरक्षण का प्रावधान किया गया था, वह भी समाप्त कर दिया गया। ये अगला कदम था। किस बात को लेकर? मूल निवासियों को ज़मीन से बेदखल करने के लिए जो विभिन्न कदम उठाए गए, उसमें एक कदम ये भी था। 1865-90 के समय में इसी बात को लेकर बहुत विद्रोह हुए और लगातार सेना की मदद ली गई, क्योंकि मूल निवासी जो थे अब वे थोड़े से सजग हो रहे थे, अपने हाल को जान रहे थे, अपने स्वयं को बचाने के लिए अब उन्हें विद्रोह का रास्ता लेना पड़ा। और इस प्रकार 1865 से 1890 सतत रूप से विरोध होते हैं, सेना बुलाई जाती है और सेना की मदद से सबको चल दिया जाता है। कनाडा में भी यही हाल हुआ। 1870-85 में कनाडा में विद्रोह हुए और इन्होंने शस्त्र भी उठाए, लेकिन इनकी पराजय हुई। अंत में उनकी हार ही हुई, क्योंकि सेना के सामने टिकना मुश्किल था। ये सारी बातें आपको इस संदर्भ में बताई गई कि भूमि से जुड़े हुए ऐसे कौन कौन से काम किए गए जिसके तहत संयुक्त राज्य अमेरिका की भूमि का विस्तार हो, उसकी जो सीमाओं का विस्तार हो। और इसमें मूल रूप से युद्ध, जबरदस्ती वहाँ के मूल निवासियों को खदेड़ना, ऐसे हथकंडे आपको बताया गया। अब हम आते हैं अगली बिंदु, और वह है गोल्ड रश, आर्थिक विकास और गोल्ड रश। एक बार जब जमीन आ गई, एक बार जब जमीन पर कब्जा हो गया, एक बार जब यूरोपियनों के मंसूबे काफ़ी कुछ पूरे हो गए, वहाँ के स्थायी निवासी, स्थायी स्वामित्व के संबंध में, तो उसके बाद अगला कदम था अपना विकास, स्वयं का विकास, आर्थिक विकास। तो आर्थिक विकास और गोल्ड रश ये क्या है? आर्थिक विकास में काफ़ी योगदान दिया रेलवे निर्माण, औद्योगिक विकास, कृषि विस्तार और महाद्वीपीय विस्तार। ये 4 बिंदु इसके तहत आते हैं। मैं फिर से दोहरा दूं,
कि औद्योगिक विकास और गोल्ड रश में आर्थिक विकास में इसने काफ़ी योगदान दिया और उसके तहत भारी मात्रा में रेलवे का निर्माण हुआ ताकि अंदरूनी इलाकों तक पहुंच होए। वहाँ के जो संसाधन थे, तेल गैस आदि, उनका उचित दोहन हो सके और तो और साथ ही इनकी जो पकड़ है यूरोपियनों की वो अंदरूनी इलाके तक पहुँचे। इसलिए रेलवे का काफ़ी निर्माण हुआ और इसके बाद औद्योगिक विकास भी इस क्षेत्र का किया। यूरोप में औद्योगिक क्रांति का दौर काफ़ी पहले प्रारंभ हो चुका था और उस औद्योगिक क्रांति का एक मुख्य उद्देश्य था मार्केट बढ़ाना, बाजार बढ़ाना, पक्के माल को बेचने का बाजार और कच्चे माल को लाने का बाजार। इस दोनों उद्देश्यों की पूर्ति में अमेरिका की भूमि काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हुई और इस प्रक्रिया में अमेरिका में विशेष रूप से उत्तरी क्षेत्र में जहां तेल गैस आदि प्रचुर मात्रा में थे, वहां पर काफ़ी उद्योगों का विकास हुआ, नए नए उद्योग पड़े। आर्थिक विकास के मुद्दे में तीसरी बात कृषि विकास की थी, कृषि विस्तार की, जिसके बारे में हमने पहले आपको चर्चा कर ली है। और चौथा है महाद्वीपीय विस्तार। ये आर्थिक विकास के साथ गोल्ड रश क्या है? गोल्ड यानी सोना और रश भी अंग्रेजी शब्द है, RUSH। रश माने तीव्र वेग। गोल्ड रश के नाम से ऐसी उथल पुथल मची कि बहुत सारे यूरोपियन अपना भाग्य संवारने की होड़ में लग गए। सैकड़ों की संख्या में यूरोपियन अमेरिका पहुंचे गोल्ड रश के नाम से। सन 1840 में कैलिफोर्निया नाम की जगह पर, देखिए कैलिफोर्निया कहाँ है, अमेरिका में कैलिफोर्निया नाम की जगह पर ऐसी हवा उड़ी कि वहाँ पे भारी मात्रा में सोना मिला, सोने का अपार भंडार मिला। जैसे ये जानकारी यूरोपीय क्षेत्र में पहुँचती है, यूरोप में पहुँचती है, तो पश्चिमी यूरोप के बहुत से लोग रश करते हैं गोल्ड के लिए अमेरिका की ओर और इसीलिए इस घटना को कहते हैं गोल्ड रश। बहुत सारे यूरोपीय सोने के लालच में पहुंच गए और जब वो वहां पहुंचे तो स्वाभाविक है कि केवल सोना लेके भाग के वापस आने उनका देश नहीं रहा होगा। उन्होंने भी इस प्रकार वहां पर औद्योगिक विकास में काफ़ी अहम भूमिका निभाई। जब वो यूरोप छोड़कर वहां गए सोने की खोज में, सोने को पाने के लिए, तो साथ ही साथ उन्होंने अपने क्षेत्र में सीखी हुई औद्योगिक गतिविधियों को यहाँ लगाया, कौशल को यहाँ लाया और इस प्रकार इस क्षेत्र में, उत्तरी अमेरिका के इस क्षेत्र में अब हम देखते हैं औद्योगिक विकास प्रारंभ होता है, औद्योगिक विकास शुरू होता है। औद्योगिक विकास जब होता है तो बाज़ार की बात आती है, कच्चे माल के लिए और पक्के माल के लिए, और पहुँचने के लिए स्वाभाविक है रेलवे लाइन बिछाई जाती हैं, रेलवे का जाल बिछाया जाता है और रेलवे के इस जाल को बिछाने का जो काम है वो एक ऑर्गेनाइज तरीके से, योजनाबद्ध तरीके से युद्ध स्तर पर 1870 के आसपास प्रारंभ होता है। 1870 के आसपास रेलवे का जाल बिछाने की प्रक्रिया। और जैसा मैंने बताया कि वहाँ पे बड़े बड़े जंगलों को, हजारों जंगलों को, हजारों लाखों पेड़ों को काटा गया। कनाडा जहाँ पे 40% जंगल था उसकी कटाई बड़ी मात्रा में की गई रेलवे की पातों को बिछाने के लिए। तो पूरा जो महाद्वीप है वो एक तरीके से रेलवे लाइन के जाल से बिछ गया और जो 1870 में काम शुरू हुआ था वो अगले 30-40 साल में लगभग पूरा होने लगा। कनाडा की बात करें तो कनाडा में 1885 के आसपास ये काम शुरू हुआ। कब? 1885 में। वहाँ भी रेलवे का निर्माण हुआ, रेलवे की पटरियाँ बिछाई गई। उसका परिणाम क्या होगा? औद्योगिक विकास, उसमें तीव्रता आई और
कई लोग धनाढ्य वर्ग में शामिल हो गए। जो पहला अमेरिकी था, पहला करोड़पति अमेरिका में, इस प्रक्रिया में जो पहला करोड़पति बना वह था एंड्रे कार्नेगी। ये एक एंड्रे कार्नेगी जो था ये स्कॉटलैंड से आया था। कहाँ स्कॉटलैंड और कहाँ अमेरिका? स्कॉटलैंड से आया हुआ, और वो भी एक बड़ा गरीब लड़का था। और वहां से अमेरिका के गोल्ड रश की हवा में वो भी आया और धीरे 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 उसने वहाँ की परिस्थितियों का ऐसा फ़ायदा उठाया कि अमेरिका का पहला करोड़पति एंड्रे कार्नेगी बना। उत्तरी अमेरिका में जो औद्योगिक विकास हुआ, जो परिवहन में तीव्रता आई, जो रेलवे के कारखाने और रेलवे आदि सब बने, कृषि कार्य हुए और मशीनीकरण हुआ। कृषि कार्य को सफल बनाने के लिए खासकर बड़े बड़े फार्म हाउस जो ले लिए गए थे, वहाँ जिसका स्वामित्व यूरोपियनों ने ले लिया था, अब इन बड़े बड़े फार्म हाउस में खेती करने के लिए मशीनों की बहुत ज़रूरत थी। दास प्रथा वैसे ही समाप्त हो गई थी, तो इसलिए मशीनीकरण एक व्यवस्था भी थी। तो बड़ी बड़ी मशीनों का, बड़े बड़े यंत्रों का ऐसा निर्माण हुआ, ऐसे यंत्रों का जो कृषि के काम में लगाई जा सकें और उसका भरपूर फ़ायदा उठाया जा सके। इस प्रकार अमेरिका में कृषि का भी काफ़ी विकास होता है। निष्कर्ष ये कि गोल्ड रश के नाम से यूरोपियनों का आना होता है 1840 के बाद, और एक बार जब वो अच्छी संख्या में पहुंचने लगते हैं तो वहीं स्थायी होने लगते हैं, स्थायी निवासी बनने लगते हैं, उद्योग लगाने लगते हैं। उद्योगों के वार्धक्य के लिए रेलवे आदि की व्यवस्था होती है, और इस प्रकार संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा, ये दोनों देश 1900 आते आते तक औद्योगिक विकास की ओर काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगे। 1900 वर्ष के आते आते तक विकास की ओर बड़ी तेज़ी से बढ़ने लगे। खेती का तो बड़ी तेज़ी से विकास हुआ ही। मैंने जैसे बताया कि प्रेरीज के मैदान साफ कर दिए गए, बड़े बड़े खेत तैयार किए गए ताकि मशीनीकरण के माध्यम से वहाँ पे खेती होए। जंगली भैंसों को पूरा सफाया कर दिया गया था, और कांटे के तारों के माध्यम से अब बड़े बड़े खेतों की सुरक्षा भी संभव हो गई। शिकारी की जो प्रवृत्ति जो थी वो भी समाप्त हो गई। 1892 में संयुक्त राज्य अमेरिका महाद्वीप विस्तार करते रहा। प्रशांत और अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर, इनके बीच के क्षेत्रों में सारे राज्य बट गए। प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर, इनके बीच की जो पूरी ज़मीन थी, यानी जो संयुक्त राज्य अमेरिका जो देश था वो एक तरीके से पूरे महाद्वीप को उसने अपने में समाहित कर लिया। कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका ने महाद्वीप की जो भौगोलिक सीमा थी लगभग वही संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की भौगोलिक सीमा ही हो गई। प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर, इसके बीच का जो क्षेत्र था इसको राज्यों में बांट दिया गया। अब कोई फ्रंटियर नहीं बचा, पश्चिम की ओर जाने का कोई फ्रंटियर नहीं था, क्योंकि वो पूरी सीमा अंत तक आ चुकी थी। फ्रंटियर से तात्पर्य है वह सीमा जो प्रारंभिक संयुक्त राज्य अमेरिका के काल में जो उनकी सीमा थी, जिसे धकेलते 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 पश्चिम की ओर लाए, और अंततः फिर जैसा मैंने बताया चिरोकी और अन्य कबीलाई लोगों को मरुस्थलीय क्षेत्रों में भेज दिया गया। तो अब ये पश्चिम में एक्सट्रीम तक आ गए थे, तो अब किसी तरह का फ्रंटियर नहीं बचा, अब केवल सीधी समुद्री सीमा आ गई। इसके साथ ही अब अमेरिका के द्वारा फिलीपींस में भी अपनी बस्तियां बना ली गईं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि कैसे
संयुक्त राज्य अमेरिका कैसे कनाडा का भौगोलिक विस्तार होता है, कैसे एक अनजानी ज़मीन जो कोलंबस के द्वारा 1492 में पर चांस खोजी गई, वह ज़मीन कैसे रूप बदलती है और मूल निवासी बनाम यूरोपियन के बीच के संघर्ष में कैसे यूरोपियंस क्यों जीतते हैं, मूल निवासियों का क्या हश्र होता है और संयुक्त राज्य अमेरिका जिन ऊंचाइयों पर आज है, उन ऊंचाइयों के पहुंचने का प्रारंभिक दौर किस तरीके से आगे चलता है, ये अब हमने पूरा जाना। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि हमने अमेरिका के विकास की गाथा को एक अच्छी तरह से समझने की कोशिश की है कि आखिर अमेरिका 1492 के बाद मात्र 400-500 वर्षों में कैसे इतनी तीव्रता से वहाँ पहुँचा। उसके जो विभिन्न आयाम हैं, विभिन्न पहलू हैं, उनको हमने समझने की कोशिश की। अब हम ये जानने के बाद कि अमेरिका कैसे वर्तमान संयुक्त राज्य अमेरिका बना, अब हम आते हैं कुछ अगले विषयों पर, और उसमें से एक है संवैधानिक प्रयास। अमेरिका में संवैधानिक प्रावधान, संवैधानिक प्रावधान अर्थात कानूनी प्रावधान क्या क्या किए गए। एक और अमेरिका का इतिहास पढ़ते हुए हमने देखा कि कैसे वहाँ के मूल निवासी और यूरोपियनों के बीच में संघर्ष हुआ, कैसे बदलती स्थितियों में यूरोपियनों ने मूल निवासियों की अनभिज्ञता का फ़ायदा उठाते हुए अपनी स्थिति मजबूत की, और एक समय ऐसा आता है कि मूल निवासी एक तरीके से बिल्कुल नगण्य हो जाते हैं और अमेरिका जो है वो यूरोपियनों की भूमि मालूम पड़ती है। इसी प्रक्रिया में उनका अपना विकास होता है, आर्थिक विकास होता है, क्षेत्र का भी आर्थिक विकास होता है, रेलवे और उद्योग और अन्य तमाम चीज़ें वहाँ आ जाती हैं। ऐसी स्थिति में कुछ विद्रोह भी हुए, कुछ विरोध भी हुआ, मूल निवासियों के द्वारा भी कुछ ऐसी कुछ गतिविधियां की गई, जिसके परिणाम स्वरूप सरकार को समय समय पर कभी कभी झुकना पड़ा। इंग्लैंड इतने वर्षों में लगभग 18वीं सदी के मध्य आते आते इंग्लैंड ने वहाँ अपने उपनिवेश बना लिए थे, और 13 उपनिवेश थे। और उपनिवेश शब्द का यदि उपयोग करते हैं तो ये आपको स्पष्ट होना चाहिए कि उपनिवेश किसी देश का हिस्सा नहीं बनते। उपनिवेश किसी देश के लिए आर्थिक संसाधन का जरिया रहते हैं बस, और उपनिवेश के लोगों को वे राजनीतिक अधिकार नहीं मिले होते जो कि उस देश के मूल निवासियों को मिले रहते हैं। यानी ब्रिटेन के मूल निवासियों को जो अधिकार हैं वो उपनिवेश के लोगों को नहीं मिलते। ऐसे 13 उपनिवेश अमेरिका में बना लिए गए। समय के साथ साथ जैसे जैसे वहाँ के लोग जागने लगे, इसकी प्रतिक्रिया शुरू हुई, इसका विरोध शुरू हुआ। ये जो विरोधाभास था, ये जो प्राथमिकताएं जो थीं, जो यूरोपियनों को जो उच्च दर्जा दिया जा रहा था, उसके परिणाम स्वरूप विद्रोह विरोध होते हैं। और एक tariके से एक समय आता है जब ये आंदोलन का रूप रहता है। 1776 में अंततः वहाँ से उपनिवेशों का खात्मा होता है, यानी ब्रिटेन स्वतंत्रता देने के लिए विवश होता है। ये कब की बात है? 1776 में। लेकिन असली में सच्चाई तो ये है कि वास्तव में अमेरिका स्वतंत्र हुआ 1783 में। 1776 से 1783 तक चलने वाला आंदोलन
यही अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम कहलाता है। फलस्वरूप 1783 आते आते अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका का वास्तविक रूप अस्तित्व में आया। ये आंदोलन मूल रूप से लोकतंत्र की रक्षा के लिए था। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान की जो महत्वपूर्ण विशेषता थी कि इसमें व्यक्ति को संपत्ति का अधिकार रहेगा हर एक को, ये वहाँ उस समय इसमें शामिल किया गया। तो संपत्ति का अधिकार जिससे मूल निवासी वंचित कर दिए गए थे वह इसमें शामिल होता है और इसके साथ ही लोकतांत्रिक प्रक्रिया वहाँ प्रारंभ होती है। इंग्लैंड वासी जब अमेरिका पहुँचे और वहाँ उन्होंने उपनिवेशों की स्थापना की, तो ऐसा करते हुए उन्होंने किसान, मजदूर, कारीगर, इन सब लोगों का बड़ा शोषण किया। लेकिन ये लोग जो थे, किसान, मजदूर, कारीगर, जो इंग्लैंड से आए थे, ये लोग बड़े स्वतंत्रता प्रेमी थे, बड़े लोकतंत्री विचारों के थे। अगले 150 वर्ष की अवधि में, 150 वर्ष के काल में अंग्रेजों ने उत्तरी अमेरिका में सेंट लॉरेंस नदी के किनारे 13 उपनिवेश स्थापित किए। किसके किनारे? सेंट लॉरेंस नदी के किनारे 13। आधुनिक अमेरिका के पूर्वी तट पर, जो अटलांटिक का तट है, वहाँ पर ये स्थापित हुए, पूर्वी तट पर। ये 13 उपनिवेश कौन कौन से थे आप देखेंगे नक्शे में। पहला न्यू हैम्पशायर, दूसरा मैसाचुसेट्स, तीसरा रोड्स आइलैंड, फोर्थ कनेक्टिकट, पांचवा न्यूयॉर्क, फिर न्यू जर्सी, पेंसिल्वेनिया, डेलावेयर, मैरीलैंड, वर्जीनिया, उत्तरी कैरोलिना, फिर दक्षिणी कैरोलिना और जॉर्जिया। ये जो उपनिवेश थे, 13 उपनिवेश, ये इनका कैरेक्टर कुछ अलग अलग था, कुछ अलग अलग प्रकृति के थे। उदाहरण के लिए कुछ उपनिवेश निजी कंपनियों के हाथों में थे, प्राइवेट कंपनी के थे। कुछ धन संपन्न वर्ग के सहयोग से बसे हुए थे और कुछ अन्य उपनिवेश संयुक्त रूप से थे। इसके अलावा कुछ उपनिवेश ऐसी श्रेणी में थे जो इंग्लैंड के शासकों द्वारा बसाए गए थे। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये 13 उपनिवेश की 4 अलग अलग प्रकृतियां थीं, 4 अलग अलग नेचर के थे। निजी कंपनी, धनाढ्य वर्ग, उसके बाद तीसरा जो था संयुक्त रूप से बसाए गए, और चौथा शासकों द्वारा। तो ये उपनिवेशों की प्रकृति थी। यहाँ पर लोकतांत्रिक अधिकार नहीं थे, जैसे वोट देना, संपत्ति का अधिकार, ये केवल वो सीमित वर्ग तक था, धनाढ्य वर्ग तक था, जिनकी संख्या बड़ी कम थी। उस वर्ग तक था जिन्हें राजा का वरद हस्त था, जो राजा के द्वारा बसाए गए थे, राजशाही द्वारा बसाए गए थे। तो इस प्रकार ये कौन लोग थे? ये लोग गोरे लोग थे जो यूरोप से आए थे। संयुक्त राज्य अमेरिका में केवल गोरे लोगों को ही संपत्ति का अधिकार था, केवल गोरे लोगों को ही लोकतांत्रिक अधिकार यानी वोट देना, राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेना, ये उनका अधिकार दिया गया था। इस तरह का जो भेदभाव था, इस तरह का जो सामाजिक विभाजन हो गया था, इसकी ओर ध्यान दिलाया कनाडा के एक मूल निवासी ने। लोगों का ध्यान खींचा, इस बात को उसने हाईलाइट किया, इस बात पर बल दिया कि इस तरह का जो भेदभाव है वह उचित नहीं है। कनाडा के उस व्यक्ति का नाम था डैनियल पॉल। क्या नाम था? डैनियल पॉल, जो कनाडा का मूल निवासी था, और उसने लोकतांत्रिक अधिकार और संपत्ति के अधिकारों को लेकर वहाँ की मूल जनता का ध्यान खींचा। इसके बाद थॉमस पाइन, जो एक दूसरा व्यक्ति था, इसने अमेरिका की स्वाधीनता संग्राम
और फ्रांस की क्रांति जो 1784 में हुई थी, 1789 में, 1789, इसमें जब लोकतंत्र, फ्रांस की क्रांति जो है वह मूलतः लोकतंत्र के लिए थी और अमेरिका की क्रांति भी लोकतंत्र के लिए ही थी। तो यहाँ की क्रांति से प्रेरित होकर, इंस्पायर होकर थॉमस पाइन ने लोकतंत्र के समर्थन में अपनी आवाज़ और बुलंद की और परिणाम ये हुआ कि इनकी आवाज़ अमेरिका के मूल निवासियों तक पहुंची, जहां पर लोकतंत्र, संपत्ति का अधिकार आदि आदि मुद्दों पर अब लोगों का ध्यान खींचा जाने लगा। थॉमस पाइन ने यह कहा कि समाज का संगठन करने हेतु इंडियंस का प्रयोग जरूरी है, इंडियन शब्द का प्रयोग एक मॉडल के रूप में जरूरी है, क्योंकि इंडियन वही लोग होंगे जो वहाँ के मूल निवासी हैं। तो इनको संगठित करने के लिए जरूरी है कि हम इंडियन शब्द का प्रयोग करें एक मॉडल के रूप में। और उसने ये भी कहा कि अमेरिकी मूल निवासी यूरोपियनों के लंबे लोकतंत्रमुखी आंदोलन का बीज बोने के लिए जिम्मेदार हैं। ये थॉमस पाइन के विचार थे। और इस प्रकार अब हम देखते हैं कि कैसे अमेरिका में एक संवैधानिक प्रक्रिया शुरू होती है, जिसमें समानता, लोकतंत्र, संवैधानिक अधिकार आदि की बातचीत शुरू होती है, आदि पर विचार विमर्श शुरू होता है, आदि को लेकर संघर्ष शुरू होता है। यद्यपि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की समाप्ति 1783 में मानी जाती है, लेकिन फिर भी अमेरिका में स्थितियां कोई विशेष अच्छी नहीं थी वहाँ के मूल निवासियों के लिए, विशेषकर वहाँ के मूल निवासियों के लिए। परिवर्तन की लहर शुरू होती है, परिवर्तन की मांग बढ़ती जाती है, मूल निवासियों का दबाव बढ़ता जाता है और इसके परिणाम स्वरूप कुछ अन्य संवैधानिक परिवर्तन होते हैं, जिसका जिक्र अब हम करेंगे। एज लेट एज 1920, मतलब 1920 तक, आज से 100 वर्ष पूर्व तक भी देखा जाए तो अमेरिका में निवासियों की हालत कोई अच्छी नहीं थी। कनाडा के निवासियों की हालत शोचनीय ही थी। मूल निवासियों की बात कर रहा हूँ, बहुत बुरी थी। आज से 100 वर्ष पूर्व की बात कर रहा हूँ। सरकार का भी ध्यान इस ओर था, लेकिन कोई प्रयास नहीं कर रही थी, क्योंकि सरकार जो थी उसमें वही गोरे लोग थे जो नई दुनिया के तमाम फायदों का आनंद लेना चाहते थे। तो सरकार भी स्थिति सुधारने का कोई विशेष प्रयास नहीं कर रही थी। लेकिन 1928 में एक समाज वैज्ञानिक आते हैं, लेवाई सरियम। लेवाई सरियम एक सर्वेक्षण करते हैं और उस सर्वेक्षण का नाम रखा है उन्होंने द प्रॉब्लम ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। और इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन से ताल्लुकात इनका भारत से नहीं है। इंडियन मतलब अमेरिका के मूल निवासी, अमेरिका के मूल निवासियों की समस्याएं, ये उनका विषय था अध्ययन का। और उस पर उन्होंने एक रिपोर्ट प्रकाशित की। आरक्षण में रह रहे मूल निवासियों की दशा, उनके स्वास्थ्य की स्थिति, उनके शिक्षा की स्थिति, इस पर सरकार का ध्यान खींचा। वैसे तो सरकार को मालूम था ये सब कि मूल निवासियों की स्थिति बदतर है, लेकिन सरकार स्वयं कुछ कर नहीं पा रही थी। पर इस रिपोर्ट के आने के बाद बहुत खलबली मच गई। सरकार का ध्यान खींचा गया और परिणाम क्या हुआ कि सरकार की जो ध्यान वहाँ जाने पर सरकार की सहानुभूति थोड़ी बढ़ी। फलस्वरूप 1934 में अगला कदम आया, जिसमें एक नया कानून पारित होता है। एक नया कानून पारित होता है जो इंडियन रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के नाम से जाना जाता है। क्या है? इंडियन रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। इस एक्ट के तहत क्या प्रावधान किया गया? वही जिसके लिए काफ़ी विरोध हुआ था और जिसके लिए एक समय तक सरकार अपने को असहाय पा रही थी।
भूमि पर मूल निवासियों का भी अधिकार, उन्हें भी अब ज़मीन खरीदने का अधिकार दिया गया। उसके बाद उन्हें भी कर्ज लेने का अधिकार लिया गया और कुछ अन्य सुधार इसमें आए। तो इस प्रकार भूमि के अधिकार से जो अब तक वंचित थे मूल निवासी, वह उन्हें अंततः वापस मिला 1934 में। 1954 में एक और बदलाव आता है, यानी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद डिक्लेरेशन ऑफ इंडियन राइट्स नाम का एक पत्र तैयार होता है। यहाँ पुनः मैं बोल दूं, इंडियन का अर्थ है अमेरिका, अमेरिका के मूल निवासी। ये 1954 की घटना है। डिक्लेरेशन ऑफ इंडियन राइट्स, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका की नागरिकता को स्वीकार करने के लिए कुछ प्रावधान किए गए। 1969 में कनाडा सरकार ने आदिवासी अधिकारों को मान्यता दी। यहाँ आदिवासी मतलब वहाँ के जो मूल निवासी हैं, उनके अधिकारों को मान्यता नहीं देने की घोषणा की, जिसका मूल निवासियों ने विरोध किया। ये है 1969 तक की। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि कैसे 1920 से संवैधानिक परिवर्तन की प्रक्रिया शुरू होती है, जिसमें धीरे धीरे ये प्रयास होता है कि लोकतांत्रिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार वहाँ के मूल निवासियों को दिए जाए। ये पूरी बातें हुई अमेरिका से संबंधित। इससे पहले मैं ऑस्ट्रेलिया की ओर बढ़ूं, हम थोड़ा सा इसको एक सरसरी नज़र से एक बार पुनः देख लें कि आखिर ये प्रक्रिया क्या थी अमेरिका संबंधी। 19वीं सदी में अमेरिका के भूदृश्य में बदलाव आता है। भूदृश्य से तात्पर्य क्या? संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमाएं पुनर्निर्धारित होती हैं और ये एक बड़ी लंबी प्रक्रिया है। ब्रिटेन और फ्रांस के प्रवासी उत्तराधिकार से वंचित, जर्मनी, स्वीडन और इटली के प्रवासी कृषक के रूप में, पोलैंड के प्रवासी किसान के रूप में प्रेरीज के चरागाहों में, और दक्षिण इलाके में दास प्रथा, इसका बोलबाला रहता है। दास प्रथा की समाप्ति के लिए मैंने आपको बताया था कि एक तरीके से दास प्रथा जो शुरू में यूरोपियनों के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हुई, एक समय आया कि दासों ने स्वयं आवाज़ उठानी शुरू की और 1861 से 1865 के बीच में एक तरीके से गृह युद्ध होता है। गृह युद्ध अर्थात दो गुटों के बीच में संघर्ष, उत्तरी और दक्षिणी राज्यों के बीच में, जिसमें एक क्षेत्र दास प्रथा को जारी रखने की पैरवी करता है, जबकि दूसरा क्षेत्र दास प्रथा के खिलाफ, लेकिन अंततः विजयी होती है दास प्रथा के खिलाफ, खिलाफत करने वालों की, और फिर कानून बनता है। कनाडा की समस्या का मैंने जिक्र किया था कि वहाँ कनाडा की समस्या को लेकर उसका निराकरण कुछ इस तरीके से हुआ कि अंततः स्वायत्त राज्यों के महासंघ के रूप में एक संगठन बना दिया गया। दूसरी ओर अमेरिका में पूर्वी क्षेत्र में 13 उपनिवेश बने हुए थे। इन उपनिवेशों के साथ ही साथ संयुक्त राज्य अमेरिका के विस्तार की प्रक्रिया भी चलती है और बस्तियों का विस्तार होते चला जाता है। मूल निवासियों की बेदखली की जाती है, ज़मीनें कम कीमत पर खरीदी और बेची जाती हैं और जालसाजी भी होती है। इस तारतम्य में जॉर्जिया और चिरोकी कबीले की घटनाओं का वर्णन आपको बताया, जो अपनी ज़मीन से मूल बाशिंदों की बेदखली का एक बहुत सटीक उदाहरण है। ये बेदखली को लेकर, खासकर जॉर्जिया के चिरोकी को लेकर, माननीय न्यायाधीश मार्शल और तत्कालीन अमेरिकन राष्ट्रपति के बीच में जो संघर्ष होता है, उनके बीच में जो टकराव होता है, उसका भी जिक्र हुआ था। मूल निवासियों की भूमि के उपयोग को लेकर आलोचना और उनके विभिन्न अधिकारों पर चर्चा की, और उसके साथ ही पश्चिमी अमेरिका के मूल निवासी और उनके साथ कैसा व्यवहार हुआ, ये भी हमने जाना। उनके साथ जो भेदभाव किया जा रहा था और उनको अपनी भूमि से जो बेदखल किया जा रहा था,
ताकि बहुमूल्य खनिजों की प्राप्ति इन यूरोपियनों को हो सके। तो इसको लेकर मूल निवासियों का प्रतिरोध बढ़ता है। आरक्षण के मुद्दे को लेकर भी बात बहुत बढ़ती चली जाती है और अंततः 1865 से 1890 में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में विद्रोह होता है और 1869 से 1885 में कनाडा में विद्रोह होता है। कनाडा में जो विद्रोह होता है वो है मॉन्टिसो जगह का नाम है जहाँ पर ये विद्रोह होता है। तो इस प्रकार ये मूल निवासी एक तरीके से विद्रोही रवैया अख्तियार करने लगते हैं। एक और जहाँ मूल निवासियों का विद्रोह दिन ब दिन बढ़ते जाता है, वहीं दूसरी ओर यूरोपियनों का आना भी बढ़ते जाता है और यूरोपियनों का अमेरिका आना और बसने के बहुत से कारण थे, जिनमें से एक कारण बहुत अहम था, वह था गोल्ड रश। गोल्ड रश ने वहाँ के उस क्षेत्र के आर्थिक विकास में बहुत मदद की। रेलवे लाइन बड़ी मात्रा में डाली गई, उद्योगों का काफ़ी विकास हुआ और इस गोल्ड रश और आर्थिक विकास की प्रक्रिया में पहला करोड़पति अमेरिका में आता है जिसका नाम कार्नेगी, एंड्रे कार्नेगी। और इस प्रकार अमेरिका के आधुनिकीकरण का एक सबल उदाहरण यहाँ हम इस रूप में देखते हैं। 1840 में सोने की प्राप्ति का एक हल्ला हुआ था, ऐसा कैलिफोर्निया में मिल रहा है, जिससे यूरोपियंस पहुँचते हैं और पूरी जगह रेलवे का निर्माण होता है योजनाबद्ध तरीके से अमेरिका में 1870 में और योजनाबद्ध तरीके से कनाडा में 1885 में, जिसके कारण औद्योगिकरण भी होता है, कृषि विकास भी होता है, कृषि का आधुनिकीकरण होता है, खेती का विस्तार होता है और जंगली भैंसों का उन्मूलन। ये एक बहुत बड़ी समस्या थी, जंगली भैंसों की भारी संख्या जो थी वहाँ, ये एक बहुत बड़ी समस्या थी वहाँ कृषि विस्तार के लिए। इस समस्या का बड़ी कड़ाई से बाइसन जंगली भैंसों को मारकर समस्या का निराकरण किया जाता है और 1892 में अंततः महाद्वीपीय विस्तार की समाप्ति होती है। ये पूरा जो क्रम हमने पढ़ा, ये अमेरिका के विस्तार की कहानी थी। उसके बाद हम देखते हैं आधुनिक संवैधानिक प्रक्रियाएं कैसी हुई। अगला पायदान संवैधानिक प्रक्रिया का था और ये संवैधानिक प्रक्रिया में जो परिवर्तन आए, जो कानूनी परिवर्तन आए, वो अंततः आखिर बदलाव की लहर की ओर ही इशारा करते हैं। इसका यदि हम क्रमबद्ध एक विवेचन करें एक नज़र से, तो 1920 पहला काल है, जिसमें 1920 के पहले की स्थिति का मैंने जिक्र किया था और फिर बताया था कि स्थिति वहाँ की दोनों जगहों की बड़ी शोचनीय थी। 100 वर्ष पूर्व की बात कर रहा हूँ, बस मैं पुनः इस बात को दोहराऊंगा क्योंकि अमेरिका जो आज है, ऐसा लगता है कि मानो इसने 100 वर्ष में ही वह प्रगति की है जिस ऊंचाई पर आज वो खड़ा है। अदरवाइज 1920 के पहले का अमेरिका अन्य देशों के बराबर ही था विकास की दृष्टि से भी। 1928 में लेवाइस मरियम का सर्वेक्षण होता है, उसकी रिपोर्ट प्रकाशित होती है और जिसमें वह मूल निवासियों की स्थिति का जिक्र करता है, शिक्षा के मामले में, आर्थिक मामलों में, स्वास्थ्य के मामले में सरकार का ध्यान खींचता है। और पहली बार सरकार इस रिपोर्ट के आधार पर थोड़ी सहानुभूतिपूर्वक विचार करती हुई नजर आती है। इसी का परिणाम था कि 1934 में इंडियन रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पारित होता है और इंडियन का अर्थ अमेरिका, और वहाँ पे
मूल निवासियों के प्रति एक युगांतकारी परिवर्तन हम देखते हैं, बदलाव देखते हैं, जिसमें मूल निवासियों को ज़मीन खरीदने का अधिकार मिलता है, ऋण लेने का अधिकार मिलता है। फिर इसके बाद 1950-60 के दशक में मूल निवासियों के लिए विशेष प्रावधान जो किए गए थे उसको समाप्त करने की कोशिश होती है, लेकिन मूल निवासियों द्वारा एक तरीके से इसे खारिज करने किया जाता है। लेकिन इस प्रावधान को समाप्त करने के पीछे उद्देश्य था कि ये जो आरक्षण के नाम पर ये लोग मुख्य धारा से जो अलग हो जाते हैं वह नहीं होगा यदि ये वाला आरक्षण का मुद्दा हटा दिया जाए। 1954 में इसी तारतम्य में डिक्लेरेशन ऑफ इंडियन राइट्स होता है। डिक्लेरेशन ऑफ इंडियन राइट्स, इंडियन मतलब मूल निवासी अमेरिका के। ये जो डिक्लेरेशन ऑफ इंडियन राइट्स है इसका जो मसौदा है, इसका जो ड्राफ्ट है, ये वहाँ के मूल निवासियों द्वारा ही तैयार किया गया था, अर्थात उनकी अपेक्षाएं इसमें समाहित की गई थी, मूल निवासियों की उम्मीदों को इसमें दर्शाया गया था। रिजर्वेशन वापसी का विरोध किया था और साथ ही परंपराओं में दखलंदाजी का विरोध था इस डिक्लेरेशन ऑफ इंडियन राइट्स में। ये 1954 की घटना है, यानी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। 1969 में कनाडा में वहाँ की सरकार कुछ घोषणा करती है और मूल निवासी इसका विरोध करते हैं। वे आदिवासी अधिकारों की मान्यता का समर्थन करते हैं, संगठित रूप से इसका विरोध करते हैं और 1982 में संवैधानिक धारा के तहत मूल निवासियों के अधिकारों की स्वीकृति वहाँ मान ली जाती है।